हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी पार्ट 5। और दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दोस्तों उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दोस्तों राज्यसभा। तो दोस्तों, जैसे कि उपराष्ट्रपति आता है आर्टिकल 60 to 65, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में हमने जाना था दोस्तों कि इनका कैसे चुनाव होता है, इनका मुखिया पीएम होता है और क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जाना था, इनके क्या पावर्स होते हैं। एक्सक्लूसिव पावर्स दिया दोस्तों आर्टिकल 67 to 49 एंड 312। 67 में है दोस्तों ये एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा है, राज्यसभा के विशेषाधिकार। 67 में है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का कैसे निकाला जाता है, वो एक्सक्लूसिव पावर है। आर्टिकल 249 में है कि संसद किसी राज्य के विषय में कानून बना सकता है अगर राज्यसभा उसके ऊपर कोई बिल पास करती है तो। और 312 है दोस्तों क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो दोस्तों उसके बाद आज हम कंटिन्यू करते हैं लोकसभा। ठीक दोस्तों, तो हमारा दोस्तों लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर। देखिए दोस्तों, 25 अक्टूबर 1951 में पहला लोकसभा चुनाव हमारे देश में हुआ था। लोकसभा को दोस्तों नेक्स्ट हाउस भी कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं। और ये अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है दोस्तों कि इसमें टोटल 5 जो इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है दोस्तों लोकसभा की वो 552 है। उसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे, 530 से ज़्यादा सदस्य राज्यों से नहीं चुने जा सकते, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से, और दोस्तों 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक दोस्तों, और एंग्लो इंडियंस की परिभाषा जो दोस्तों अनुच्छेद 366 में दी हुई है कि जो यूरोपियन ओरिजिन के हों लेकिन पैदा इंडिया में हुए। ठीक दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ लिखा है सैंक्शन डिस्टेंस 552, एक्चुअल दोस्तों 545। और दोस्तों जैसे ये है दिखा दोस्तों कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है लोकसभा में भी सीटों की संख्या को बढ़नी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो सीटों की संख्या। और दोस्तों पहला रिवीजन जो किया गया था सीटों का वो दोस्तों 1961 में किया गया था। फिर दोस्तों सेकंड रिवीजन किया गया था 1976 में। फिर दोस्तों इसको 25 सालों के लिए फ्रीज कर दिया गया, मतलब इसके बाद ये ड्यू हो गया 2001 में। फिर इसको दोस्तों 25 सालों के लिए बढ़ाया गया, मतलब दोस्तों 2026 में ड्यू है। मतलब 2026 में हमारे लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आबादी तो लगातार बढ़ ही रही है इस वजह से। अब दोस्तों है कि कार्यकाल टेन्योर, इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है। 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है अगर कार्यकाल खत्म होते समय आपातकाल लग जाए। मतलब कि दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता तो 5 साल का है, लेकिन अगर कार्यकाल खत्म होते समय देश में इमरजेंसी लग गई तो इनका कार्यकाल बढ़ भी सकता है। और दोस्तों आपातकाल लगने पर संसद इनका कार्यकाल 1-1 साल करके बढ़ा सकती है। कितने, मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 1-1 साल करके बढ़ाएगी, कितनी बार भी बढ़ा सकती है। ठीक दोस्तों, अब अगला है दोस्तों क्राइटेरिया कि इनकी लोकसभाओं के सदस्य होने की क्या योग्यताएं हों। ये तो जानते हैं दोस्तों, भारत का नागरिक हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, पंजीकृत मतदाता। और दोस्तों इसकी उम्र जो दोस्तों ये उम्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्यसभा में दोस्तों 30 थी, क्योंकि वो अपर हाउस था तो वहाँ 30 थी। ये लोअर हाउस है दोस्तों, यहाँ 25 साल है। ठीक दोस्तों, और इसके ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं दोस्तों प्रोटेम स्पीकर है, फिर डिप्टी स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों राष्ट्रपति चुनता है, फिर राष्ट्रपति जो है इस प्रोटेम स्पीकर की सलाह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आ गया कि ये दोस्तों आ गया स्पीकर की शक्तियाँ। ये लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर देखिए, स्टार मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आप जरूर नोट करके रखिए कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं, ये स्पीकर ही फाइनल अथॉरिटी है इस केस में। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 110 में वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि मनी बिल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो दोस्तों कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं, ये मतलब ये स्पीकर ही फाइनल अथॉरिटी होता है इसके केस में। ठीक दोस्तों, ये आर्टिकल में लिखा भी है आर्टिकल 110 मनी बिल। आर्टिकल 110 में दोस्तों 5 या 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि कोई भी बिल जो इस मैटर्स में आएगा तो वो मनी बिल होगा। ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद 110 मनी बिल, और कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं ये कौन ऑथोराइज करेगा दोस्तों, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये इसकी एक्सक्लूसिव पावर है। अब दोस्तों लोकसभा सचिवालय का मुखिया होता है, और दोस्तों स्पीकर जो होता है वो लोकसभा सचिवालय का मुखिया भी होता है। और दोस्तों जो हमारे देश के पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे। अभी कौन है दोस्तों, ओम बिरला। अब एक टर्म आता है दोस्तों कास्टिंग वोट। ये स्पीकर है, जितने भी अफसर होते हैं लोग ये लोकसभा में, प्रोटेम स्पीकर है, डिप्टी, इनका एक होता है कास्टिंग वोट। तो ये दोस्तों कास्टिंग वोट कब देते हैं, जब
टाई ओवर ए मैटर इन द हाउस एराइजेस, मतलब जब किसी भी मुद्दे के ऊपर रद्द होने वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब जैसे दोस्तों कोई भी बिल कब पास होता है, जब मेजॉरिटी उसमें मिले, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिलने का टाई ओवर हो गया, आधे लोग सही में हैं आधे लोग खिलाफ में हैं, तो दोस्तों उस समय जो है स्पीकर जो अपना कास्टिंग वोट देता है, मतलब अगर वो किस पक्ष में दे दिया तो वो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक दोस्तों, ये टर्म। अब आ गया दोस्तों स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के विशेष अधिकार। अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक दोस्तों, अगला है कि सरकार लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। जैसे हम लोग कल दोस्तों मंत्रिपरिषद के पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे दोस्तों मंत्रिपरिषद क्या है, सरकार का ही एक पार्ट है, तो सरकार भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक दोस्तों, और मनी बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मनी बिल को जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता मनी बिल के लिए। आपातकाल को कैंसिल करने की ताकत खाली लोकसभा के पास है। ठीक है दोस्तों, आपातकाल को अगर लगा हुआ है तो इसको कैंसिल करने या रिवोक करने की ताकत खाली लोकसभा के पास है। ठीक दोस्तों, अब ये था दोस्तों स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। अब दोस्तों आगे हमारा अनुच्छेद 85, इसमें लिखा है कि संसद सत्र सत्रावसान या प्रोरोग इसको बोलते हैं, संसदीय सत्र को समाप्त करने और विघटन की आवश्यकताओं को बताता है। मतलब अनुच्छेद जो 85 है वो संसद सत्र को प्रोरोग करने और समाप्त करने या विघटन या बांटने की आवश्यकताओं को बताता है। और दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी समय और किसी भी स्थान पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक बुलाने का अधिकार है। एक बार दोस्तों ऐसे पर आर्टिकल ही ये पूछा था किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि अनुच्छेद 85 में क्या है। तो मतलब दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास किसी भी समय किसी भी स्थान पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों कुछ टर्म हम पढ़ेंगे जो कि इसमें आते हैं। जैसे कोरम होता है दोस्तों, कोरम का मतलब होता है कार्यवाहक संख्या, कि मिनिमम जैसे दोस्तों कैरम बोर्ड खेलने के लिए कोरम कितना होगा, 4। अगर आपको जैसे चेस खेलना हो तो चेस के लिए कोरम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बंदे। तो दोस्तों कोरम मतलब होता है कार्य साधक संख्या। जैसे अगर कोई भी सेशन हो रहा है पार्लियामेंट में तो एटलीस्ट 10% ऑफ ईच हाउस मौजूद होने चाहिए। मतलब अगर लोकसभा से है तो 52 बंदे और राज्यसभा से है तो 25 बंदे। ठीक दोस्तों, एटलीस्ट 10%, तो कोरम एक टर्म होता है। अगला है दोस्तों टर्म होता है एडजॉर्नमेंट, मतलब एडजॉर्नमेंट ऑफ सेशन, मतलब कोई भी सेशन जब खत्म होता है पहले तो उसको एडजॉर्नमेंट कहते हैं। स्टे इसका मतलब होता है स्थगन। ठीक दोस्तों, और एक टर्म होता है दोस्तों प्रोरोग, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों पुट ऑफ, रोक देना, स्टे कर देना, इस तरह से पोस्टपोन कर देना। ठीक दोस्तों, तो ये टर्म है, इसको आप बस ध्यान दे सकते हैं। और दोस्तों हमारे जो पार्लियामेंट का कार्यकाल होता है उसको स्टार्ट्स होता है दोस्तों 11 से 12 AM, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रश्नकाल। 12 से 1 बोलते हैं दोस्तों शून्यकाल, 0 आवर। और दोस्तों शून्यकाल की डिफिनीशन ये है कि शून्यकाल वह समय है जब संसद सदस्य, सांसद जो होते हैं संसद सदस्य, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। मतलब दोस्तों 0 आवर में जो सांसद हैं वो जो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं उसको उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सांसदों को बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले सभापति को नोटिस देना होगा। मतलब उनको अगर 0 आवर में किसी इम्पोर्टेंट पब्लिक मैटर को उठाना है तो उनको 10 बजे के पहले स्पीकर को बता देना होगा। अब अगला आता है दोस्तों अनुच्छेद 102, जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs, मतलब संसद के सदस्य जो हैं वो कब अयोग्य हो जाएंगे संसद से, अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, बैंकरप्ट हो गए हैं, इंसॉल्वेंट मतलब दोस्तों दिवालिया, अनसाउंड माइंड मतलब दोस्तों दिमागी रूप से अस्वस्थ हों, या दोस्तों पार्लियामेंट का कोई भी नियम हो जैसे दल बदलवा नियम, तो उस पर भी वो बाहर हो सकते हैं। अब दोस्तों आ गया सांसदों की शक्तियाँ और उनके विशेषाधिकार। तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट दोस्तों गिरफ्तारी की आज़ादी, और दोस्तों सदन की कार्यवाही को विनियमित करना, मतलब जो सदन की प्रोसीडिंग्स हैं उसको रेगुलराइज करना, और दोस्तों अजनबियों को संसद में से बाहर रखने का अधिकार। ठीक दोस्तों, कोई भी अजनबी संसद में ना घुस पाए। और दोस्तों अगर सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लंघन कोई अजनबी या सदस्य ही करता है तो दोस्तों ऐसे पर उन्हें दंडित करने का अधिकार सदस्यों के पास होता है। अब आ गया दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, इसको कौन बुलाता है दोस्तों, प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। और दोस्तों ये कब बुलाया जाता है, दोनों सदनों के बीच एक विधेयक को लेकर गतिरोध पैदा हो जाए तब। मतलब ज्वाइंट संयुक्त बैठक को कब बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जब जो है दोनों सदनों के बीच कोई विधेयक को लेकर गतिरोध पैदा हो जाए। ठीक दोस्तों,
तो अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर दोस्तों। लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता कर सकता है, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर। ठीक दोस्तों, स्पीकर नहीं है दोस्तों तो डिप्टी स्पीकर। जैसे ठीक दोस्तों, जैसे राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन दोस्तों जो अगर ज्वाइंट सिटिंग है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? स्पीकर। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अब दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू दोस्तों, संयुक्त बैठक के थ्रू आज तक हमारे देश में दोस्तों 3 बिल पास किए गए हैं। ठीक दोस्तों, 1961 में डॉयरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक दोस्तों, 1978 में दोस्तों बैंकिंग सर्विस बिल, और दोस्तों 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। ठीक दोस्तों, तो ये पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि 3 बिल इसके थ्रू, ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू पास किए गए थे। अब आ गया दोस्तों अनुच्छेद 112। इसमें लिखा है कि 1 वर्ष के दोस्तों जो मैं अनुच्छेद को लिख रहा हूँ वो दोस्तों वो अनुच्छेद एज इट इज़ किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। मतलब दोस्तों कि जो अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय बजट होता है वो दोस्तों सरकार ने कितना कमाया और कितना गंवाया, कितना प्राप्त किया, कितना खर्चा किया, उसकी का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों कि बिल मतलब विधेयक। दोस्तों बिल, ये विधेयक 2 तरह के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक दोस्तों उसमें बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और साधारण विधेयक को दोस्तों किसी भी सदन में पास किया जा सकता है, राज्यसभा लोकसभा में। और दोस्तों लेकिन धन विधेयक को दोस्तों सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है, अभी हम ऊपर देखा था। धन विधेयक मतलब मनी बिल, आर्टिकल 110, और ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं दोस्तों, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसको कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर ही। ठीक दोस्तों, साधारण विधेयक के लिए सारी पावर्स राज्यसभा के पास है, मतलब उसका विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन साधारण विधेयक के लिए सारी पावर्स राज्यसभा के पास है। और लेकिन धन विधेयक के लिए सारी पावर्स किसके पास है दोस्तों? लोकसभा के पास। अब दोस्तों एक टर्म आता है पॉकेट वीटो, कि अगर जैसे किसी सिचुएशन में डेडलॉक अराइज हो जाए तो दोस्तों या पास किया, सदनों से पास होके बिल प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रहा तो दोस्तों प्रेसिडेंट जो है उस पर बैठ जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है पॉकेट वीटो का दोस्तों? प्रेसिडेंट सिटिंग ऑन द बिल। वैसे तो दोस्तों जब दोनों सदनों से पास होकर बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों के लिए रख सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई बिल उसको पसंद नहीं आ रहा है, कंसर्न नहीं हो पा रहा है वो, तो अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है, मतलब कि वो उसको रोक लेता है। प्रेसिडेंट इज सिटिंग ऑन द बिल। और दोस्तों पॉकेट वीटो का प्रयोग आज तक सिर्फ 1 बार किया गया है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। किस बिल में? डाक संशोधन विधेयक। ठीक दोस्तों, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जैल सिंह ने आज तक सिर्फ 1 बार पॉकेट, मतलब तो हमारे देश में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सिर्फ 1 बार किया गया है, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक संशोधन विधेयक में। अब अगला पॉइंट है दोस्तों मनी बिल्स, धन विधेयक। देखिए दोस्तों मैंने बड़ा सा स्टार मार्क किया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनी बिल्स मतलब धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में वो सब्जेक्ट दिए हैं कि कौन कौन से मैटर्स पे अगर कोई बिल आता है तो मनी बिल होगा, तो उसको आप किताबों से या रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों। जिसमें से कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे दोस्तों कर, भारत की संचित निधि या उधार विनियमन। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट्स हैं अनुच्छेद 110 के। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो भारतीय राजनीति की कोई अच्छी सी किताब उठाकर आप और डिटेल पढ़ सकते हैं, या अगर और आपको डिटेल में जानना होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ पॉइंट बना दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दोस्तों कि मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110, और ये सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है। और ये मतलब कोई भी बिल है उस पर जब तक लोकसभा, मतलब धन विधेयक, जब तक उस पर लोकसभा के स्पीकर साइन नहीं करता तब तक वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ठीक दोस्तों, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ठीक दोस्तों, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मतलब धन विधेयक को खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक दोस्तों, मतलब ये राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन इसमें चाहिए होता है, और तब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों धन विधेयक पर राज्यसभा की कोई ताकत नहीं चलती। ठीक दोस्तों,
राज्यसभा इसमें ना तो कोई सुधार कर सकता है, ना ही इसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोकसभा को सलाह दे सकता है कि आप इसमें ऐसे कर दे लीजिए, और वो भी लोकसभा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक दोस्तों, और राज्यसभा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दे सकता है, और लोकसभा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब दोस्तों, धन विधेयक जब आता है तो उसको लोकसभा में पास किया जाता है, उसके बाद दोस्तों वो राज्यसभा में भेजा जाता है कि सलाह मानने के लिए या कंसर्न मांगने के लिए। दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक में राज्यसभा को कोई पावर नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 दिन के लिए और रोक सकता है। अगर नहीं साइन किया तो मतलब ये माना जाएगा 14 दिन में कि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर धन विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता है तो दोस्तों सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, ये एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो धन विधेयक अगर सरकार लाई है तो उसे लोकसभा में पास करना ही करना है, क्योंकि नहीं किया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव होने जैसा है। मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक दोस्तों, तो धन विधेयक को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 110, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दोस्तों जैसे ज्वाइंट सिटिंग, जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर ही कर सकता है। ठीक दोस्तों, लोकसभा का स्पीकर। मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110, और ये मनी बिल, कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लोकसभा हो गया दोस्तों, लोकसभा। उसके बाद दोस्तों हमने मनी बिल पर डिस्कशन किया, और दोस्तों लोकसभा के मेंबर्स की क्या क्राइटेरिया हैं, क्या लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर हैं, और दोस्तों कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं, कौन प्रमाणित करेगा, और कुछ 2 4 5 टर्म थे, कोरम, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोग और पॉकेट वीटो, हमने उनका मतलब जाना। तो दोस्तों जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया दोस्तों उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल हम इंडियन पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे, और दोस्तों लाइक प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग थोड़ा मिस जीके, आज मैंने करंट अफेयर्स ही लिखा हुआ है ज़्यादातर, तो आप देख सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर फैक्ट है दोस्तों कि एशिया एथलेटिक चैम्पियनशिप थाईलैंड का ऑफिशियल मॉस्कॉट, मतलब दोस्तों आधिकारिक शुभांकर क्या है दोस्तों? भगवान हनुमान। ठीक दोस्तों, तो एशिया एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थाईलैंड का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है दोस्तों? लॉर्ड हनुमान। और दोस्तों थाईलैंड की राष्ट्रीय किताब कौन है दोस्तों? द रामायण। ठीक दोस्तों, थाईलैंड, ये मतलब सारे देशवासियों को हमारे खुश होना चाहिए कि थाईलैंड की भी राष्ट्रीय किताब कौन है दोस्तों? द रामायण, थाई वर्जन ऑफ रामायण। ठीक दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे देश के, एस जयशंकर, उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन गुजरात से किया है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश ने 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट साइन किए हैं 800 मेगावाट के ईच, जो हैं ओबरा डी के नाम से, और दोस्तों वो कहाँ है? सोनभद्र जिले में। तो अगर आपसे पूछे कि किस प्रदेश ने 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट 800 मेगावाट के साइन वो किए हैं, सैंक्शन किए हैं, तो दोस्तों हमारे प्रदेश में सोनभद्र में बनेंगे ये। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, केर पूजा, ये एक फेस्टिवल है, इसको कहाँ मनाते हैं दोस्तों? त्रिपुरा में। ठीक दोस्तों, केर पूजा ये अभी हाल ही में मनाया, तो दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में। और दोस्तों ये भी नासा ने, दोस्तों मैंने बताया था कि नासा ने एक अपना टेलीस्कोप भेजा हुआ, जेम्स वेब टेलीस्कोप, सन की स्टडी करने के लिए। तो अभी तो दोस्तों हाल ही में उसने 4-5 दिन एक क्लोजेस्ट स्टार फॉर्मिंग रीजन टू अर्थ नाम के एक रीजन की खोज की है, जिसका नाम है दोस्तों रो ऑप्टिक्लाउड कॉम्प्लेक्स। ठीक दोस्तों, रो ऑप्टिक्लाउड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वो रीजन है जो जहाँ पे स्टार फॉर्मिंग हो रहा है, ये धरती से काफ़ी करीब है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दोस्तों इसको खोजा, तो ये इंपॉर्टेंट एक तरह से आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? प्योंगयांग। ये इसलिए न्यूज़ में आ गया कि दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली अपनी राजधानी प्योंगयांग में एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, तो ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि 50वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक दोस्तों, 50वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी कहाँ हुई दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और दोस्तों एशियान मीटिंग कहाँ हुई दोस्तों? एशियान जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें 11 जो हैं एशियन कंट्रीज़ हैं। और दोस्तों इन्होंने म्यांमार, साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रहा है, उसके लिए आसियान की एक मीटिंग हुई, कहाँ हुई दोस्तों? इंडोनेशिया में। ठीक दोस्तों, आसियान मीटिंग कहाँ हुई दोस्तों? म्यांमार और साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रही है उसको लेके इंडोनेशिया में हुई। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आसियान एक ग्रुप ही है जिसमें 11 सदस्य हैं, देश हैं। ठीक दोस्तों,
और इसका जो हेडक्वार्टर आसियान को कहाँ है दोस्तों, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी भी है। तो दोस्तों इसके मेंबर्स 11 मेंबर्स को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि तुम बीएससी करके 2 mm टीवी पर इंडिया में आईपीएल देख रहे हो। ठीक दोस्तों, तुम बीएससी करके 2 mm टीवी पर इंडिया में आईपीएल देख रहे हो। मैं एक एक करके बताता हूँ दोस्तों। बी मतलब ब्रुनेई, एस मतलब सिंगापुर, सी मतलब कोलंबिया, ए मतलब मलेशिया, ये दूसरा ए मतलब म्यांमार, ये ये वी मतलब वियतनाम, टी मतलब दोस्तों थाईलैंड, ये इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लेओस। ठीक दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सी एशियान का मेंबर नहीं है। तो दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिए, 11 मेंबर हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। ठीक दोस्तों, कौन कौन से दोस्तों देखिए, देखो ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया। ठीक दोस्तों, तुम बीएससी करके 2 mm मतलब दोस्तों म्यांमार और मलेशिया, और दोस्तों थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। ये सब दोस्तों अगर आप थोड़ा साउथ ईस्ट चाइना से का वो देखेंगे, साउथ एशिया का जो दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा अगर मोबाइल पे, तो दोस्तों ये सारी कंट्रीज आस ही पास हैं, थोड़ा थोड़ा दूर पे समुद्र में एक दूसरे से लगी हुई हैं। इसलिए उसी का एक ग्रुप है दोस्तों आसियान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जकार्ता में। और दोस्तों अभी चूंकि हमने इंडोनेशिया का नाम लिखा, तो दोस्तों इंडोनेशिया का एक बहुत ही बड़ा जल डमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ये यूपीएससी और बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको जोड़ता है, अंडमान सी को और दोस्तों साउथ चाइना सी। मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, इस मलक्का जल डमरूमध्य, वो अंडमान सागर और साउथ चाइना सागर को जोड़ता है। और दोस्तों ये 2 ओशंस को भी जोड़ता है, इंडियन ओशन और दोस्तों पैसिफिक ओशन, इसलिए मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में फैला हुआ है, तो इस जल डमरूमध्य, इसलिए दोस्तों आप जो है इसको ज़रूर याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों, और कल हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे इंडियन पॉलिटी भी, और लास्ट में थोड़ा जीके और करंट अफेयर्स भी डालेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहें कि कंटेंट कैसा है मेरे वीडियो का, और भी कोई इम्प्रूवमेंट या सजेशन हो तो दोस्तों उसको ज़रूर डालें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि नॉलेज को और बेहतर बनाया जा सके, और भी कंटेंट को और बेहतर बनाया जा सके दोस्तों। ठीक दोस्तों, ओके, थैंक यू।